नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि मुफ्त, बिना ब्याज और बिना वापसी के दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में वितरित की जाती है। पहली किस्त 25% टूलकिट और मशीनरी की खरीदारी के लिए, दूसरी किस्त 50% व्यवसाय के मुख्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तीसरी किस्त 25% कार्य को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जीराम जी किए जाने के प्रस्ताव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं भाजपा ने इसके जवाब में जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी क्षेत्र के लिए 1,30,000 रुपए की नकद सहायता दी जाती है। इस राशि के अलावा लाभार्थी को मनरेगा के तहत मजदूरी लगभग 20,000 से 25,000 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 अलग से मिलते हैं। यदि आप नकद सहायता, मजदूरी और शौचालय राशि को मिला दें तो यह लाभ 1,60,000 से अधिक हो जाता है। कुछ विशेष राज्य सरकारों की अतिरिक्त सब्सिडी मिलाकर यह 2 लाख के करीब पहुंच सकता है। लाभार्थी अपनी इच्छा से घर को बड्ढा बनाने के लिए 70,000 रुपए तक का सस्ता आरण लोन भी ले सकता है। सरकार ने 2024 से 2029 तक 2 करोड़ नए ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में रेल नेटवर्क ने 11 सालों में लगातार प्रगति दर्ज की है। रेल मंत्रालय के नए आंकड़ों मार्च 2024 तक के अनुसार बिहार में रेलवे रूट की कुल लंबाई 2013 में 3,656 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 3,959 किलोमीटर हो गई है। इस तरह 11 सालों में राज्य के रेल नेटवर्क में 303 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा या बाढ़ के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। यह पारंपरिक फसल बीमा योजनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें किसानों को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। योजना के तहत क्षति के आधार पर सहायता राशि को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 20% तक नुकसान होने पर किसानों को 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है। 20% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें रैयत जमीन के मालिक और गैर रैयत बटाईदार दोनों तरह के किसान शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। नुकसान का आकलन कटनी प्रयोग के आधार पर किया जाता है और राशि सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते DBT में भेजी जाती है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की सतत पहल और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से यह संभव हो सका है। पिछले 10 वर्षों में बिहार ने मछली उत्पादन में लगभग 100% की वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना, जिसे वर्तमान में केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना के तहत संचालित किया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ई वॉचर्स के रूप में दी जाती है। आवेदन के बाद महिलाओं को 5 से 15 दिनों की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय सीमित होनी चाहिए। काम शुरू करने के लिए सरकार 1 लाख से 3 लाख तक का कम ब्याज 5% पर लोन भी प्रदान करती है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आप इसके लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र, CCC या आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर आवेदन कर सकती हैं। पटना के सबसे व्यस्त बस टर्मिनल बैरिया बस स्टैंड के विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया बीते माह समाप्त हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित 59 करोड़ रुपए का उपयोग भूमि मुआवजे में किया गया। मुख्यमंत्री साइकिल योजना विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में प्रचलित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। यह योजना मुख्य रूप से 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए है। सरकार द्वारा साइकिल खरीदने के लिए सीधे छात्र के बैंक खाते में 3,000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। दूर दराज के क्षेत्रों से स्कूल आने वाले बच्चों के लिए आवागमन सुलभ बनाना, ताकि वे दूरी के कारण पढ़ाई न छोड़ें। इस योजना ने विशेष रूप से छात्राओं के नामांकन में वृद्धि की है और बच्चों में आत्मनिर्भरता का भाव जगाया है। यह योजना न केवल बच्चों को स्कूल तक पहुंचाती है, बल्कि शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को भी बढ़ाती है। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। शीतलहर और घने कुहासे को लेकर 17 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में अगरबत्ती बनाने और उसकी पैकिंग के व्यवसाय के लिए बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बिहार सरकार इस व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक की कुल राशि देती है। इसमें से 50% यानी 5 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान माफी के रूप में मिलते हैं, जिसे वापस नहीं करना होता। शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त महिलाओं के लिए या बहुत कम ब्याज 1% पर आरण के रूप में दिए जाते हैं, जिसे 7 वर्षों में 84 किस्तों में चुकाना होता है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। सावधान, इंटरनेट पर कई बार घर बैठे पैकिंग के नाम पर फर्जी विज्ञापन चलते हैं। बिहार सरकार सीधे घर पर कच्चा माल नहीं भेजती, बल्कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए फंड और ट्रेनिंग देती है। वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए, ताकि बिहार के सभी योजनाओं और सभी नियमों के बारे में एक-एक करके विस्तार से पहुंचते रहे। बिहार सरकार ने किसानों को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए एग्री स्टैक महाअभियान की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इसका लक्ष्य 100% किसानों को यूनिक आईडी से जोड़कर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। सरकार ने कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जब कानून कागजों में सख्त और सड़कों पर ढीला हो जाए, तब सबसे बड़ा खतरा आम लोगों की जिंदगी पर मंडराता है। पटना की सड़कों पर दौड़ती जुगाड़ गाड़ियां इसी दोहरे सिस्टम की सबसे जिंदा मिसाल बन चुकी हैं। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा का रूट मुख्यालय स्तर पर तय किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। परिवहन विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर ऑटो चालक जागरूक भी करेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। इसी के तहत रविवार से 25 जनवरी तक आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुबह और शाम की सैर सपाटे पर भी प्रतिबंध रहेगा। बर्फीली हवाओं ने बिहार को ठिठुरा दिया है।
हालात ऐसे हैं कि रात होते ही गलन हड्डियों तक उतर जा रही है और दिन में भी धूप राहत देने में नाकाम साबित हो रही है। आसमान से सूरज जैसे लापता हो गया है और उसकी जगह ले ली है पहाड़ों से आने वाली उन बर्फीली हवाओं ने, जो हड्डियों तक को सुन्न कर दे रही हैं। तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पटना लौटे और सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने चुनाव परिणामों को धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि वे 100 दिनों तक नई सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र के वादों जैसे महिलाओं को 2 लाख रुपए और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी को पूरा करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपराध पर भी 100 दिन बाद बोलने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया ताकि यह मनोरम लगे और लोग इसके महत्व को जान सकें। उन्होंने संरचना के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। बिहार सरकार कालाजार उन्मूलन की औपचारिक मान्यता के लिए विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्य किया जाएगा। राज्य ने 2022 में ही उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। डोजियर में 2018 से 2025 तक के सभी प्रयासों जैसे दवा छिड़काव, रोगी खोज उपचार और जागरूकता अभियानों का विवरण होगा। WHO से सत्यापन के बाद बिहार को वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल JJD अब बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेगी। उन्होंने घोषणा की कि JJD आगामी पश्चिम बंगाल और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही दिल्ली नगर निगम MCD चुनावों में भी हिस्सा लेगी। तेज प्रताप ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के जय चंदो वाले पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। इसे पार्टी के भीतर की साजिश बताया। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व चर्चा में राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP की तुलना में 5% तक आरण लेने की अनुमति, सेस और सरचार्ज में हिस्सेदारी तथा विशेष बाढ़ राहत पैकेज की अपील की। बिहार सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकास दर को बनाए रखने के लिए केंद्र से अधिक धन की अपेक्षा कर रही है। पटना में 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें DGP से लेकर थाना स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी भौतिक रूप से और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस में विधि व्यवस्था और पुलिसिंग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। यह पहली बार है जब गृह मंत्री इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। जमुई में धान खरीद में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक रामदयाल मांझी के नाम पर 3,11,000 एकड़ जमीन दिखाकर धान बेचने का आवेदन किया गया, जो जिले के कुल रकबे का लगभग आधा है। सहकारिता विभाग की जांच में यह सामने आया। लक्ष्मीपुर प्रखंड में भूमिहीन किसानों और पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदारों को भी अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जहां 3 एकड़ जमीन पर 1,000 क्विंटल धान की खरीद दिखाई गई। गोपालगंज में मौलवी और फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मौलवी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। शेष 714 छात्राओं के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच कर राशि सीधे भेजी जाएगी। पूर्णिया में एक 12 वर्षीय बालिका का विवाह 35 वर्षीय युवक से करा दिया गया था। 7 जनवरी को हुई इस शादी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। श्रीनगर प्रखंड के इस मामले में बालिका को कटिहार से बरामद कर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया, जहां उसके संरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था की गई। सिवान में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जबकि सूर्य 14 जनवरी की रात 9:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार पुण्य काल अगले दिन माना जाएगा।
इस दिन स्नान दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। खरमास समाप्त होगा और वैवाहिक कार्य 1 फरवरी से शुरू होंगे। शहर में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बिहार परिवहन विभाग ने नगर आयुक्त से उपयुक्त भूमि का विस्तृत विवरण मांगा है। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगी, नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद कांग्रेस विधायकों में भारी असंतोष है। पासवान ने तेजस्वी पर हार की जिम्मेदारी न लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद को नीतीश कुमार के कारण जीवन दान मिला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए असम, बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। भागलपुर में विधायक रोहित पांडेय ने लाजपत पार्क में मकर संक्रांति मिलन सह सम्मान भोज आयोजित किया। इसमें घोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे मुख्य अतिथि रहे। दुबे ने भागलपुर के विकास कार्यों की सराहना की और विधायक पांडेय की कर्मठता को सराहा। पांडेय ने मकर संक्रांति को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया और भागलपुर 2023 में के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। भागलपुर और आसपास के जिलों में शनिवार को धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि पश्चिमी हवा और सुबह के कोहरे के कारण ठंड बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी धूप से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। बांका जिले में 11 से 12 जनवरी को कोल्ड डे की आशंका है। किसानों को आलू की फसल को पाले से बचाने की सलाह दी गई है। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 9 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड देश भर की सभी स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा करेगा। इस फैसले से कोटा जाने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को परेशानी होगी और अजमेर एक्सप्रेस पर दबाव बढ़ेगा। रेलवे ने कहा कि समीक्षा के बाद मांग के आधार पर इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जा सकता है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल शुरू हुई है। स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाएं घर घर जाकर पेयजल की गुणवत्ता जांचेंगी। यह अभियान जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने, महिलाओं को रोजगार देने और दूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करेगा। निगम जांच किट उपलब्ध कराएगा और प्रत्येक जांच के लिए 40 रुपए का मानदेय मिलेगा। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई 21 जनवरी से होगी, जिसमें रैयतों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। पटना की एक संस्था सामाजिक प्रभाव का आकलन कर रही है। यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजित करेगी, साथ ही पटना बेतिया 4 लेन से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में न दूसरा पाकिस्तान बनेगा, न गजवा ए हिंद होगा और न शरिया कानून लागू होगा। सिंह ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाए, ममता बनर्जी पर ईडी के दस्तावेज छीनने का आरोप लगाया और ओवैसी के बयानों की आलोचना की। बांका में जन सुराज संगठन की बैठक पर्यवेक्षक ललन कुमार व प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। पर्यवेक्षकों ने कहा कि जन सुराज चुनाव में हारकर भी जीती है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अभी भी हावी हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं को जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। बांका के रजौन में बबीता देवी से 5 लाख से अधिक की धोखाधड़ी हुई। सौरभ कुमार पर लोन दिलाने के बहाने उनके बैंक खाते खुलवाकर एटीएम व मोबाइल रखने का आरोप है। पैसे निकाले जाने का पता चलने पर बबीता देवी ने शिकायत की। शनिवार को सौरभ को लोगों ने पकड़कर पीटा, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई और मामला दर्ज किया।
चांदन, बांका की सुमंती देवी को सरकारी अभिलेखों में घोषित कर उनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई। 4 महीने से वह खुद को जीवित साबित करने के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। एक विकास मित्र की गलत रिपोर्ट के कारण उनकी पेंशन बंद हुई। बीडीओ ने जांच और गलत रिपोर्ट देने वाले पर कार्रवाई तथा सुमंती देवी की पेंशन शीघ्र बहाल करने का आश्वासन दिया है। बौंसी बांका में राजकीय बौंसी मेला सह मंदार महोत्सव से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत ने बुलडोजर से महाराणा चौक से मंदार तक अवैध अतिक्रमण हटाया और सामान जब्त किया। अभियान का नेतृत्व ईओ सोनाली कुमारी ने किया, जिसमें 6,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया और 13 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त की गई। अग्निवीर योजना के कारण भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली नागरिकों की भर्ती पर असर पड़ रहा है। दशकों से चली आ रही यह परंपरा भारत नेपाल संबंधों की मजबूत कड़ी थी, लेकिन अब नई भर्ती लगभग ठप है। इससे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में चिंता है, जहां के युवा भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखते थे। पूर्व सैनिक और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर भारत नेपाल संवाद की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने रेल मंत्री से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बागडोगरा नक्सलबाड़ी ठाकुरगंज मार्ग से चलाने का अनुरोध किया है। यह पहल उत्तर बंगाल में असंतोष के बाद हुई, क्योंकि पहले इस रेलखंड को शामिल नहीं किया गया था। सांसद का मानना है कि इससे दक्षिण भारत जाने वाले छात्रों, मरीजों और श्रमिकों को लाभ होगा, एनजेपी स्टेशन पर दबाव कम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। महनार के सिनेमा रोड स्थित एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सरसों तेल और रिफाइन जलकर नष्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को माचिस फेंकते हुए देखा गया है, जिससे आग लगने की आशंका है। दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आरा में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को इसका AQI 312 दर्ज किया गया, जो बिहार में सर्वाधिक है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क पहनने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। पटना के जेपी गंगा पथ पर लगने वाली फैब्रिकेटेड दुकानों की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम हाउस के निर्देश पर दुकानों का डिजाइन बदला जा रहा है, जिसके बाद अब इन्हें गंगा पथ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 15,949 व 15,950 डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच सप्ताह में एक दिन चलेगी, जो डिब्रूगढ़ से शुक्रवार को और गोमती नगर से रविवार को रवाना होगी। इसका बिहार में स्टॉपेज किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय 5-5 गांव गोद लेकर उन्हें उन्नत भारत अभियान के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करें। बैठक में परीक्षा कैलेंडर के सख्त अनुपालन, पुस्तकालयों के उन्नयन और शिक्षण व गैर शिक्षण पदों की रिक्तियों की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। बिहार के बगहा जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। पुल बनने से उत्तर प्रदेश के खड्डा क्षेत्र का सीधा संपर्क बिहार के बगहा पुलिस जिले से स्थापित हो जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन की सुविधा काफी बेहतर हो जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अवैध मवेशी तस्करी को नाकाम किया। तस्करों ने टोल गेट तोड़कर भागने की कोशिश की और गश्ती दल की गाड़ी पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की मदद से 19 मवेशी और 3 तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने मालिक के कहने पर हमला करने की बात कबूली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे और आम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे।
इसका मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच चल रही अनबन एक बार फिर चर्चे में है। इस बार खुद पवन सिंह ने खुलकर अपनी बात कही है। पटना में एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वे इस जीवन में खेसारी लाल से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। ट्रेन लेट होने से जूझ रहे यात्रियों की परेशानी दिखाने प्रभात खबर के 2 पत्रकार रविवार को पटना जंक्शन पहुंचे थे, जिनके साथ आरपीएफ जवानों ने बदतमीजी की है। कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ न सिर्फ बहस और धक्का मुक्की की गई, बल्कि उनका मोबाइल फोन छीनकर सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई। आज 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार है। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दोपहर 1:14 तक रहेगी, उपरांत दशमी तिथि हो जाएगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य के साथ मंगल, बुध और शुक्र धनु राशि में विराजमान हैं। चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि में स्थित है, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और शनि मीन राशि में स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, वैश्विक तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव के चलते सोने व चांदी के दामों में बदलाव का क्रम जारी है। 11 जनवरी 2026 को सोना खरीदने के लिए बाजार जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। शनिवार शाम, रविवार को आईबीजे द्वारा भाव घोषित नहीं किए जाते को भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार रविवार सुबह 22 कैरेट सोने के दाम 1,28,900 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,40,610 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,05,490 रुपये चल रहे हैं।